हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की सीरीज में पिछली क्लास में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके कुछ एग्जांपल्स साथ ही इसके कुछ न्यूमेरिकल सवालों को भी हमने देखा था। आज हम चर्चा करेंगे हमारी क्लास यांत्रिक ऊर्जा से शुरू करते हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जिसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है या यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का योग ले लिया जाए तब बनने वाली जो ऊर्जा होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा के जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो एक ऐसे एग्जाम्पल्स को हमको देखना है जिसमें हाइट भी रहे और हाइट के ऊपर उसके साथ ही वेलोसिटी भी रहे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें देखना रहेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा छत पर दौड़ता मनुष्य। ठीक है, छत पर दौड़ते हुए मनुष्य में काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ में छत की ऊंचाई है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इस प्रकार यह किस एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा? यह हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे कोई ब्रिज है या पुल है। ठीक है, किसी ब्रिज पर दौड़ता वाहन या चलता वाहन ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ये ब्रिज है, अब ब्रिज की ये कोई हाइट हो गई। अब हाइट पर किसी वेग के साथ अगर वाहन चल रहा है इसका मतलब ये है कि वो वाहन में वेग है और वेग से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। वहीं ऊंचाई पर यहाँ पर ऊंचाई के कारण कौन सी एनर्जी हो जाएगी? हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो। उड़ता हेलीकॉप्टर, उड़ता हेलीकॉप्टर। अगला एग्जाम्पल पहाड़ से लुढ़कता पत्थर, पहाड़ से लुढ़कता पत्थर। ठीक, चलिए अगली हेडिंग रहेगी हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कोई भी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य वर्क इज इक्वल टू बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अर्थात किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, के बराबर होता है। यह कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय अर्थात वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु पर किए गए कार्य से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु, अब इस वस्तु पर हमने फोर्स अप्लाई करा, फोर्स लगा दिया और फोर्स लगाने से इसकी जो भी वेलोसिटी हो रही होगी पहले, जैसे मान लीजिए कि वस्तु पहले 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ के मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए तो किया गया कार्य कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेग के साथ। जब वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स के लगाने से वेग बढ़ गया, इसका मतलब कि उस वस्तु पर किए गए कार्य से यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार किसी वस्तु पर किया गया कार्य वेग के बढ़ने के साथ ही पॉजिटिव हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव की, ठीक है, तो ये कोई वस्तु थी और ये पहले चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड से। इस वस्तु पर हमने फोर्स लगाया, कुछ भी करके फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसकी वेलोसिटी घटकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, यानी कि पहले वेग ज़्यादा था और अब वेग कम है।
अब वेग कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वेग यहाँ से घट गया, और वेग के घटने से काइनेटिक एनर्जी भी घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें 2 की पॉइंट्स याद रखने हैं। की पॉइंट्स नंबर 1 कि जब भी किसी वस्तु पर कार्य करने से उसका वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वह कार्य पॉजिटिव होगा। और दूसरा की पॉइंट है हमारे पास कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य से अगर उस वस्तु का वेग कम हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, इस प्रकार वह किया गया कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे अपने तरफ आती हुई गेंद को उसी की दिशा में धक्का दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई रास्ता है और यहाँ पर कोई बॉल है जो लुढ़कती हुई इनसाइड आ रही है, और यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा उसी की दिशा में आगे की ओर उसे धक्का दिया गया। ठीक है, अब आगे की ओर धक्का दिया गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन अगर हम ये लें कि उसी रास्ते से वही गेंद अगर आ रही है और सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस गेंद को रोकने का प्रयास करे या उसे धक्का देके अपोजिट दिशा में फेंके इस साइड से, ठीक है, या उसके किसी भी कारण से उसकी वेलोसिटी को कम कर दे, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो कैसा हो जाएगा, वो कार्य नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम आगे बात करें कि घरेलू विद्युत ऊर्जा खपत को एनर्जी मीटर या किलोवाट घंटा मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर होता है हमारे पास किलोवाट घंटा मीटर। अब किलोवाट घंटा मीटर क्या होता है, तो यहाँ पर किलोवाट घंटा मीटर होता है घरेलू विद्युत ऊर्जा मापक यंत्र। जो घरों में बिजली के जो मीटर लगे हुए रहते हैं जिससे घरों में बिल आता है उस सप्लाई से, ठीक है, तो उसी बिल को जो कैलकुलेट करते हैं वो हम किलोवाट घंटा मीटर से करते हैं। ठीक है, तो घरेलू जो बिल काउंट होते हैं या कैलकुलेट होता है वो इसी मीटर पर रहता है, और इसे ही हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, एक तो एनर्जी मीटर और दूसरा किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है, अब किलोवाट घंटा मीटर है तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट रहेगी, तो इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है 1 या खाली किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, किलोवाट घंटा इसकी यूनिट होती है और इसी को काउंट करके वह घरेलू बिल को कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता ही है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, और इसी 1 यूनिट का पर रुपए चार्ज, जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग चार्ज है, उसी में उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बिल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटा से क्या मतलब है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा से मतलब है कि वह इक्विपमेंट जो घर पे चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो कोई भी इक्विपमेंट जो घरेलू इक्विपमेंट है, जैसे मान लीजिए हीटर है, विद्युत हीटर है, वह 1000 वाट का है, और 1000 वाट का विद्युत हीटर को हम 1 घंटा चला लें, 1 घंटा चला लें तो वह बनती है 1 यूनिट। ठीक है, अर्थात 1000 वाट के लोड को 1 घंटा तक चला लिया जाए तो वह 1 यूनिट होती है। ठीक है, जैसे इसको अगर हम जूल सेकेंड में चेंज करें या जूल पर सेकेंड में चेंज करें तो हम देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट। तो 1 किलोवाट का तो हमने 1000 वाट ले लिया, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि घंटा है, अब घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे, तो 1 घंटे को मिनट में बदले तो 60 मिनट, और सेकेंड में बदले तो गुणा 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणा 60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁵ जूल। ठीक है, लेकिन इसे हम लिखते हैं 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ठीक है, इतनी ऊर्जा 1 यूनिट में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 किलोवाट घंटा को 3.6 गुणा 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं, और अधिकतर एग्जाम में यहीं से सवाल भी पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल एनर्जी होती है। ठीक है,
अब इसको यूनिट में अभी बताया कि काउंट कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास इक्विपमेंट है, ठीक है। अब 1500 वॉट का कोई इक्विपमेंट है जो 3 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है? 3 घंटे, ठीक है। अब 1500 वाट का इक्विपमेंट अगर 3 घंटे चलता है तो वह कितनी यूनिट बनाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब 1000 वाट की कोई चीज या कोई इक्विपमेंट 1 घंटा चलता है तो वह 1 यूनिट बनाता है। तो यहाँ पर तो 1500 वाट है। अब 1500 वाट को हम किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1000 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 1.5 किलो वाट। इसको 3 घंटे चलाना है तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 4.5 यूनिट, ठीक। अर्थात 1500 वाट के किसी इक्विपमेंट को 3 घंटे चलाया जाए तो वह 4.5 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा और इसी 4.5 यूनिट का रुपए के हिसाब से वह बिजली बिल काउंट होगा जो आपके स्टेट में चल रहा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 2000 वाट का विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर प्रतिदिन 3 घंटे चलता है, प्रतिदिन 3 घंटे चलता है। यदि इसे 1 महीने तक, अब यहाँ पर 1 महीने हम 30 दिन से काउंट करेंगे, ठीक है। यदि इसे 1 महीने तक ऐसे ही चलाया जाए तो बिल कितना आएगा या कुल खर्च कितना होगा। अब चार्ज यहाँ पर देख रखा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से कुछ डेटा उठाना है। अब डेटा हमारे पास है 2000 वाट, प्रतिदिन चल रहा है, कितने घंटे चल रहा है? 3 घंटे चल रहा है और कितने दिनों तक चलाना है? 30 दिनों तक चलाना है। तो हमने 2000 वाट को पहले किलो वाट में बदल लिया, तो 2000 वाट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 किलो वाट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, वी नो डेट 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। तो 2 किलो वाट की कोई वस्तु या कोई इक्विपमेंट प्रतिदिन 3 घंटे चलती है और कितने दिनों तक चलती है? ये 30 दिनों तक चलती है, ठीक है। तो कितनी यूनिट बन जाएगी? ये बन जाएगी 30 दूनी 60, 60 तेरी 180, अर्थात 180 यूनिट बनाएगा वो कितने मंथ में? 1 मंथ में, पर मंथ, ठीक है। अब 1 मंथ में 180 यूनिट बनी और खर्चा 1 यूनिट का 5 रुपए है, तो 180 गुणा 5 बराबर यहां पर हो जाएगा 900 रुपए, ठीक है। 18 पंजे 90 और 1 0, 900 रुपए यहाँ पर 1 महीने का कुल बिजली खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बिजली के बिल को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला मैटर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। तो फिर हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। एक ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। और इसी कारण विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा है, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा इसी के कारण समान है या कांस्टेंट है, ठीक है। ना तो विश्व की ऊर्जा बढ़ रही है और ना ही विश्व की ऊर्जा घट रही है। इस प्रकार जितनी भी एनर्जी है वह पूर्ण रूप से कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो भी एनर्जी रहेगी वो 100% एनर्जी किसी भी रूप में अगर बदलेगी तो वो अपने 100% में बदलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ है और उस पर कोई वस्तु या पत्थर रखा हुआ है। अब इतनी हाइट पर रखा हुआ है कि उसमें 2000 जूल की एनर्जी है,
जब यह पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़कना स्टार्ट होगा तो वह एंड पॉइंट तक आते आते पूर्ण रूप से अपनी पोटेंशियल एनर्जी को किस में बदल देगा, गतिज ऊर्जा में बदल देगा। और गतिज ऊर्जा में जितनी एनर्जी वो लेकर आया था वो पूर्ण रूप से बदल जाएगी, अर्थात 2000 जूल की एनर्जी पूर्ण रूप से 2000 जूल में ही परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर ऊर्जा को ना तो बनाने के लिए कहता है और ना ही उसको खत्म करने के लिए बोलता है। ठीक है, इस प्रकार यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए होता है। ठीक है, तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आइए इस पर आधारित कुछ इक्विपमेंट देखेंगे जो किसी एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदलते हो। ठीक है, जैसे लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब कि कोई सा इक्विपमेंट किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे हमारे पास है विद्युत सेल। विद्युत सेल, और विद्युत सेल जो है अपनी रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, वहीं अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें, ठीक है, लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तीसरा माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला है डायनामो, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर। डायनामो, इसे जनरेटर भी कहते हैं, और यह मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है हमारे पास मोटर, और मोटर विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यह बदलता है मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में। छठवां हमारे पास है विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है प्रकाशीय ऊर्जा में। प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा के साथ साथ यह ऊष्मा में भी बदलता है, क्योंकि जब लट्टू जलता है यानी कि विद्युत बल्ब जलता है तो वह हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सातवां फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला हमारे पास है सितार। सितार, सितार मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। नौवां हमारे पास है हीट इंजन। हीट इंजन, और हीट इंजन मैकेनिकल एनर्जी को हीट इंजन ऊष्मा ऊर्जा को बदलता है मैकेनिकल एनर्जी में। वहीं अगर बात करें मोमबत्ती की, बात करें तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को बदलती है, क्योंकि मोमबत्ती रसायन से बनी है। यह बदलती है जब जलती है तो प्रकाशीय ऊर्जा में, और साथ ही साथ यह ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलती है। ऊष्मा ऊर्जा। तो इस प्रकार हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ इक्विपमेंट देखे जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखें, और अधिकतर यही एग्जामिनर आपको पूछता भी है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी का जो चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक अगले चैप्टर को उठाएंगे जिस पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे और उसे कंप्लीट कवर करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर आइंस्टीन के एक नियम को देख लेते हैं, एक सिद्धांत को देख लेते हैं जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया है। ठीक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, इसी को कहा गया है सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह पहली बात तो यह दिया है आइंस्टीन ने, आइंस्टीन द्वारा दिया गया, आइंस्टीन द्वारा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से जो आने वाले सवाल हैं वो केवल दो प्रकार के सवाल हैं या दो ही सवाल हैं जो यहाँ पर आते हैं। पहला सवाल ये कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में जो वनडे एग्जाम है उसमें यहाँ से कोई ज़्यादा सवाल आने की संभावना है नहीं। यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो वह आइंस्टीन ने दिया। और सापेक्षता का सिद्धांत में जो एनर्जी है वो किसके इक्वल में है, तो वो mc² के इक्वल में। ठीक है, यहाँ पर E डिनोट करता है एनर्जी को, m डिनोट कर रहा है यहाँ पर मास को, वहीं पर जो c है यह डिनोट कर रहा है प्रकाश के वेग को, प्रकाश के वेग को। ठीक है, अब इस सिद्धांत में लिखा हुआ क्या है, यह सिद्धांत कहता क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि अब जैसे आइंस्टीन है तो आइंस्टीन के अनुसार जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और वहीं ऊर्जा को मास में परिवर्तित किया सकता है। ठीक है, वर्तमान में जो अभी हम देख रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इसी सिद्धांत पर आधारित है। एटॉमिक एनर्जी जिसके जरिए बिजली घर भी स्थापित किए जा रहे हैं, वो केवल वो इसी का परिणाम है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दक्षता या एफिशिएंसी। दक्षता, इसी को बोला गया है एफिशिएंसी। दक्षता, दक्षता का एक फॉर्मूला होता है। दक्षता मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के काम करने की जो एक्यूरेसी है, जो क्षमताएं हैं वो कितनी है, जिसमें हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं और कितना इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो दक्षता हमेशा परसेंटेज में निकलती है। तो दक्षता परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाता है आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100। 100 क्यों लगाया? क्योंकि हमें जो एफिशिएंसी वो परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई जनरेटर है और जनरेटर को हम 500 वाट की ऊर्जा दे रहे हैं, बदले में वो हमें 400 वाट की विद्युत दे रहा है। ठीक है, तो 400 उसका आउटपुट हो गया और 500 उसका इनपुट हो गया। ठीक है, 500 की एनर्जी दी तब 400 आई। ठीक है, किसी भी ऊर्जा के एक रूप से 500 वाट की एनर्जी थी और हमने विद्युत ऊर्जा 400 वाट ली। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा? तो इसकी दक्षता बनेगी 400 बटे 500 गुणा 100। तो 100 से 2 शून्य कट जाएंगी और 5 से 400 को काट देंगे तो आ जाएगा यह 80%। तो अर्थात उस जनरेटर की जो दक्षता है वो कितनी है? 80% है, जिसने हमसे 500 वाट की एनर्जी का कोई सा दूसरा रूप लिया जिससे हमें उसने 400 वाट की विद्युत ऊर्जा की खपत दी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इसकी दक्षता को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी सब्जेक्ट इसी चैप्टर पे छोड़ दे रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। वनडे एग्जाम के सारे जितने भी पेपर्स हो रहे हैं या होंगे उसमें ये सभी क्लासेस आपके लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।